हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। आप सभी लोग जानते हैं कि इसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम लोग कई डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करेंगे इसके अंदर अपने मोनोसैकेराइड की, हम लोग बात करेंगे इसी के अंदर डाइसैकेराइड की, हम लोग बात करेंगे इसी के अंदर पॉलीसैकेराइड की। उनके एग्जाम्पल के साथ में उनका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अभी तक जितने भी आपको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बताया, लिपिड को हटा दे तो अगर मैंने एमिनो एसिड की बात करूं जो अभी तक आपने पढ़ा, तो आपने देखा कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन को बिल्ड करते हैं और वो आपके प्रोटीन के मोनोमर होते हैं। और एमिनो एसिड के कई एमिनो एसिड के मिलने से जो है वो हमारी प्रोटीन जो है वो बिल्ड होती है। ये चीजें तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जाना। और दो अमीनो एसिड के बीच जब बॉन्ड बनता है तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन का रिएक्शन भी कहते हैं। और वहां पे आपने देखा कि वहां पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसे कि हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये मैंने अमीनो एसिड या फिर इसको हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर बताया। ठीक है, आज हम जिस बायोमोलिक्यूल के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं वो बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। सेम इसी तरीके से मैं आपको बताता चलूं कि हमारा कार्बोहाइड्रेट भी या हमारा जो भी शुगर है वो भी एक तरीके का पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीमर होता है। लेकिन अब इसके अंदर कई चीजें आती है, जैसे कि ऐसे शुगर जो आपके मोनोसैकेराइड होते हैं उन्हें हम पॉलीमर नहीं कह सकते। दे आर द मोनो, मोनो लग गया तो जाहिर तौर पे उसमें एक ही तरह का शुगर होगा जिसको हम लोग जनरली ग्लूकोज कहते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पॉलीमर की, तो पॉलीमर जो होते हैं वो आपके कई ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जुड़ने से जो है वो बनते हैं। और उनके बीच में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में या किसी भी पॉलीमर को बनाने के लिए जो दो मॉलिक्यूल या कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज जब आपस में ढेर सारे ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो अगर दो ग्लूकोज मिलते हैं या दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर जैसे C6H12O6 जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी एक तरह का मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज भी एक तरह का मोनोसैकेराइड है, जब ये दोनों मिलते हैं तो इनसे एक डाइसैकेराइड बनता है। क्या बनता है? डाइसैकेराइड। अगर दो मिलते हैं तो, लेकिन जब कई ग्लूकोज आपस में मिलते जाएंगे तो उनसे जो शुगर बनेगा, जैसे सेलुलोज है आपका, तो वो चीज आपकी कहलाएगी पॉलीसैकेराइड। तो ग्लूकोज जो है वो आपका एक मोनोमर है आपके किसका? पॉलीसैकेराइड का। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं आपकी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर जो पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल हैं, जो एनर्जी को स्टोर करने में काम आते हैं। जैसे कि आप ग्लाइकोजन की बात करते हैं, तो इन सब के बारे में हम भी आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जिन चीजों से बना होता है उसे हम लोग, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा ब्रेक करें, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करें तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, कार्बो इट मींस कार्बन, कार्बन और हाइड्रेट मींस वाटर मॉलिक्यूल, मतलब कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम लोग मिला दें, कार्बो प्लस हाइड्रेट को अगर हम लोग मिला दें, कार्बो फॉर कार्बन, हाइड्रेट फॉर वाटर, अगर इन दोनों को मिला दें तो कार्बन फॉर CH2O फॉर वाटर, तो ये हो जाएगा एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मौजूद होता है। मतलब हर एक शुगर के अंदर या हर कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको जो है एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन देखने को मिलता है, जिसका रेशियो होता है 1:2:1। और याद रखिएगा कि जब भी एक कार्बन प्लस वाटर ही रहेंगे और जब भी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, मतलब जब दो ग्लूकोज या दो शुगर मॉलिक्यूल, जैसे दो या दो मोनोसैकेराइड, जब दो मोनोसैकेराइड आपस में बॉन्ड बना के एक डाइसैकेराइड बनाएंगे तो उस कंडीशन में वहां पे वाटर मॉलिक्यूल जो होगी वो रिलीज होगी। तो इसीलिए हम इसको जो है जनरली कंडेंसेशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं या डिहाइड्रेशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे हमने जनरली तीन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज अ मोनो, नंबर 2 इज अ डाई, नंबर 3 इज अ पॉलीसैकेराइड को हमने यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो पहले हम लोग इस वीडियो के अंदर मोनोसैकेराइड की बात करेंगे। मोनो मीन्स वन होता है, सैकर मतलब शुगर, जो एक शुगर से बना हो उसे हम लोग जनरली मोनोसैकेराइड का नाम देते हैं। मोनोसैकेराइड जनरली जो हमारे सिंपल शुगर होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, जनरली जब हम लोग अपने अंदर डाइजेशन करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं ना बेटा, तो उस समय फूड को
डाइजेशन के टाइम पे हम कार्बोहाइड्रेट को टेकअप करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को टेकअप करने के बाद जो उसका डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है वो होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज में कार्बन का अमाउंट जो होता है वो 6 होता है, हाइड्रोजन का अमाउंट 12 होता है, और ऑक्सीजन का अमाउंट आपको 6 देखने को मिलता है। मतलब कि अगर एक कार्बन की मैं बात करूं तो एक कार्बन के ऊपर आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है वो देखने को मिलता है। और ये एक तरह का सिंपल शुगर है, लेकिन और ये एक तरह का मोनोसैकेराइड है। लेकिन जब ऐसे बहुत सारे C6H12O6 आपस में मिलते चले जाते हैं तो इनकी एक चेन बनती चली जाती है जो डाइसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होते हैं। अब ये चेन आपकी 3 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, ये कार्बन के नंबर पे जो है वो डिपेंड करते हैं। पर याद एक बात की ये रखिएगा कि जो फॉर्मेशन होता है पॉलीसैकेराइड का, जो फॉर्मेशन होता है पॉलीसैकेराइड का, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपके सामने देखिए स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे नंबर 1 वाले कार्बन पे आप देखिए कि OH ग्रुप है और हाइड्रोजन है, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी आपको OH देखने को मिल रहा है। तो जब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे, जब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे तो इनके बीच का मतलब एक का जो OH है और दूसरे का जो क्या है H है, ये दोनों के बीच में आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे देखें तो यहां पे बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद केवल ऑक्सीजन बचेगा, और यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O बन करके क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह, इसीलिए हम इस रिएक्शन को कंडेंसेशन या फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और इनके बीच मतलब दो जो शुगर के बीच में बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं उन्हें हम लोग जनरली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर कि ये जो सुक्रोज है ये क्या बन गया, तो मैं आपको बता दूं कि बेटा ये सुक्रोज है, और इससे हम लोग एक डाइसैकेराइड का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, डाइसैकेराइड का नाम देंगे, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो केमिकली अगर मैं बात करूं कि मतलब उनका जो केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6 वो दोनों का सेम होता है। लेकिन अब आप बोलेंगे सर फिर ग्लूकोज को फ्रक्टोज को ग्लूकोज क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रक्टोज को ग्लूकोज इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज आइसोमर्स है। क्या है, आइसोमर। इनका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन जब हम इनके स्ट्रक्चर्स को चेक करते हैं तो इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो जो है आपको अलग देखने को मिलता है। अभी आप आगे वीडियो में इसको आप आराम से देखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब यही मोनोसैकेराइड आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच में जो दो मोनोसैकेराइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा बेटा, उस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। उसमें एक जो शुगर मॉलिक्यूल होगा उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH जो है बाहर निकलेगा, और एक से जो है हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेगा, और इस तरीके से वहां पे H2O का रिमूवल आपको देखने को मिलता है। अब यहां पे आप ये ध्यान रखिए कि यहां पे बगल में आप देखिए कि हमने जो है मोनोसैकेराइड को दो अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है। मतलब मोनोसैकेराइड मतलब अगर मैं शुगर की बात करूं या अगर मैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट शुगर की बात करता हूं, किसी भी शुगर की बात करता हूं, किसी भी मोनोसैकेराइड की बात करता हूं, तो उनको हम उनके कार्बन पे मौजूद, उनके कार्बन पे मौजूद जो उनका लास्ट कार्बन होगा उस पे मौजूद फंक्शनल ग्रुप से हम ये पता लगाएंगे कि वहां पे वो किस नेचर का जो है वो शुगर आपको देखने को मिलता है। जैसे कुछ शुगर ऐसे होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एल्डोज की बात करूं, किसकी बात करूं, एल्डोज शुगर की अगर मैं यहां पे बात करूं तो एल्डोज में अगर आप देखेंगे तो यहां पे कार्बन पे आपको CHO देखने को मिल रहा है, CHO देखने को मिल रहा है जो एक एल्डिहाइड ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो ऐसी कार्बन चेन जिसके ऊपर आपको CHO देखने को मिले, या ऐसी शुगर की ऐसी चेन जिसपे आपको CHO देखने को मिले, समझ लीजिएगा कि वो एल्डोज के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, एल्डोज के फॉर्म में, क्योंकि वहां पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिला। तो दे ऑल आर एल्डोज, वो सभी क्या है, आपके एल्डोज होंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपको किसी के ऊपर बॉन्ड के फॉर्मेशन में कार्बन कहीं पे भी बीच में, कहीं पे भी बीच में, किनारे नहीं, कहीं पे भी कार्बन के साथ में अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिले तो आप हमेशा समझ लीजिएगा कि वो एक तरह का कीटोन शुगर है। तो देखो लिखा भी हुआ है, इफ sugar has a aldehyde group meaning that carbonyl carbon is last one is the chain, it is known as aldose, इसे हम लोग कहते हैं एल्डोज। और अगर किसी कार्बन पे आपको कीटो ग्रुप देखने को मिलता है या ऑक्सीजन देखने को मिलता है तो समझ लीजिए वो आपका कीटोस शुगर है, ठीक है। एक तो इस बेसिस पे बता दिए। नंबर दूसरे, कार्बन नंबर के भी हिसाब से, कार्बन के चेन नंबर के हिसाब से भी हमने शुगर को जो है वो नाम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड तो है, लेकिन ग्लिसरॉल्डिहाइड होने के साथ ही 3 कार्बन का बना हुआ है, इसलिए हम इसको ट्रायोज का नाम देते हैं। और जस्ट आप दूसरी तरफ यहाँ पे देखेंगे तो हम इसे पेंटोज भी बोल सकते हैं और इसे हम लोग हेक्सोज भी बोल सकते हैं। जनरली ये आपका राइबोज है और ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है। बट वहीं पे अगर आप ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर है, लेकिन इन तीनों के अंदर आपको एल्डोज का ही नेचर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो तीनों में देखने को आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आप जान लीजिए कि मोनोसैकेराइड को आप एक कीटोज तरह का मोनोसैकेराइड हो सकता है और एक आपका एल्डोज तरह का मोनोसैकेराइड हो सकता है। जिसमें कीटो ग्रुप देखने को मिले समझ लीजिए कीटोज है, और जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिले मोनोसैकेराइड वो आपका एल्डोज है।
अब हम आ जाते हैं अपने ग्लूकोज पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज एक तरह का मोनोमर होता है। क्या होता है बेटा? मोनोमर होता है। ग्लूकोज भी मोनोमर है, गैलेक्टोज भी मोनोमर होगा, और आपका जस्ट फ्रक्टोज की जब आप बात करेंगे तो वो भी एक तरीके का मोनोमर ही कहलाएगा। इट मींस मोनोसैकेराइड, नॉट मोनोमर, दैट इज अ मोनोसैकेराइड। वो भी एक तरह का मोनोसैकेराइड है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक मोनोसैकेराइड थोड़ी नहीं है। अगर मैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज तीनों को जो है कंपेयर करूं, तीनों को कंपेयर अगर आप करेंगे तो तीनों में C6H12O6 ही देखने को मिलता है। रिमेंबर बेटा, C6H12O6 ही हमको तीनों में देखने को मिल रहा है। मतलब तीनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है। लेकिन अगर मैं तीनों के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वहां पे ये वेरी करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कंपेयर करें ग्लूकोज और गैलेक्टोज की, तो रेड वाले निशान को आप देखिए यहां पे। अब यहां पे क्या है कि कार्बन की जिस तरफ इधर OH है उसमें उस तरफ क्या है? H है, और इधर की तरफ है। तो दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नंबर्स तो सेम है, लेकिन जो 3D सिमेट्री होती है वो दोनों में आपको अलग देखने को मिलता है। इस तरीके के आइसोमर को हम लोग स्टीरियो आइसोमर का नाम देते हैं। वहीं पे अगर हम फ्रक्टोज की तरफ चले तो अगर आप फ्रक्टोज को देखिए तो यहां पे आपको दोनों में क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पे ग्लूकोज के अंदर आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल रहा है, जबकि यहां पे आपको एल्डिहाइड नहीं, यहां पे आपको कीटो ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो ये भी अगर मैं इनको केमिकली स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो वेरी करेंगे। तीनों दोनों में डिफरेंस है, ये भी आइसोमर ही शो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं केमिकल फॉर्मूला की बात करूंगा तो दोनों आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये आपस में आइसोमेरिज्म जो है वो आपके जनरली शो करते हुए दिखते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन तीनों में डिफरेंसेस क्या, तीनों में सेम चीज क्या है? तीनों में आपको C6H12 और O6 जो है वो देखने को मिल जाता है। लैक्टोज की अगर आप बात करोगे तो लैक्टोज आपको जनरली देखने को मिलता है मिल्क के अंदर। आपको जो शुगर मिलता है वो लैक्टोज के फॉर्म में मिलता है, एंड अदरवाइज फ्रक्टोज जो कि आपको फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज और फ्रक्टोज हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट दे डिफर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर एटम। इनके जो एटम्स होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन अलग हो सकता है, लेकिन तीनों का जो है केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। अब वहीं पे अगर हम लोग आगे की तरफ यहां पे बात करते हैं तो आगे की तरफ जब आप चलेंगे तो अब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे शुगर होते हैं जिनका स्ट्रक्चर आपको लीनियर फॉर्म में कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, और कभी कभी हमको केमिकल स्ट्रक्चर जो है बेटा वो रिंग के फॉर्म में देखने को मिल जाता है। अब आप बोलेंगे कि क्या सर ये दोनों स्ट्रक्चर सही? जी हाँ, ये अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली और सारी बातों से बात करें तो देखिए लिखना थोड़ा अजीब लगता है कि अगर हम लोग जो शुगर का स्ट्रक्चर है उसको लीनियर लिख दें तो वो दिखने में अजीब लग सकता है, लेकिन वो गलत नहीं होता है। आप शुगर का स्ट्रक्चर जो है वो रिंग स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, वो लीनियर लिख सकते हैं, लेकिन लीनियर और रिंग स्ट्रक्चर लिखते वक्त उसमें कुछ चीजें जो है वो आपको ध्यान में होती है कि जब ये रिंग का फॉर्मेशन होता है बेटा, जब रिंग का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे OH और H के बीच में कुछ चेंज देखने को मिलता है। वही मैंने इस लाइन के अंदर आपको बताया हुआ है। क्या ये देखते हैं? सबसे पहले यहां पे आप देखिए, यहां पे आपके सामने ग्लूकोज है जो पहले लीनियर था, लेकिन अब हम उसको रिंग स्ट्रक्चर में ढाल रहे हैं। जब हम इसको रिंग स्ट्रक्चर में डालें, यू मे हैव नोटिस दैट sugar will look so far a linear molecule, they may seem odd because a sugar are often drawn as a ring। sugar को जो है हम लोग जनरली रिंग के फॉर्म में जो है वो शो करते हैं। as in turn out both are correct, many 5 and 6 carbon sugar can exist either as linear और साथ में वो रिंग के फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन even when glucose in a 6 member ring it can occur in two different form। अगर मान लो कि आपका जो ग्लूकोज है वो एक रिंग के फॉर्म में, किस फॉर्म है? रिंग के फॉर्म में, तो वो दो तरह का स्ट्रक्चर शो करता है। जब वो पॉलीमर बनाएगा तो वो दो तरह का स्ट्रक्चर शो करेगा। एक तो वो प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है, इट कैन अकर इन टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट ड्यूरिंग रिंग फॉर्मेशन। द O फ्रॉम द, अब देखिए बेटा यहां पे जो कार्बोनिल ग्रुप के पास में, जो कार्बोनिल मतलब लास्ट वाला जो C था, उससे जो ऑक्सीजन होता है वो उसका कन्वर्जन हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। ध्यान रखें, जो वहां पे अभी आपने पढ़ा था ना ग्लूकोज में, C एक तरफ डबल बॉन्ड O था और दूसरी तरफ H था, पढ़ा था ना, जो एल्डिहाइड था। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब वहां पे जो O था, जो डबल बॉन्ड O था, अब वो डबल बॉन्ड O नहीं होगा, अब उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? अब जो पहले डबल बॉन्ड O था उसका कन्वर्जन हो गया बेटा OH में। ये देखिए यहां पे ये बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा ना। अब ये जो O आप देख रहे हैं इसका कन्वर्जन हो गया OH में, और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड एक नया बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज वन। देखिए ध्यान दीजिए बेटा,
ये हाइड्रोजन जो था वो यहां पहुंच गया और ये वाला जो ऑक्सीजन था वो मूव करके कहां चला आया, यहां पे चला आया, जो कि क्या बना लिया, OH बना लिया। देखिए मैं जूम करके आपको और अच्छे से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको दोनों में अंतर देखने को मिल जाए। ठीक है, रुकिए मैं जूम कर दे रहा हूं, स्लाइड को थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, अगर ये लीनियर होता तो ये कार्बन होता, यहाँ पे क्या होता, कार्बन होता, और इस तरफ क्या होता, ऑक्सीजन होता, और यहाँ क्या होता, हाइड्रोजन होता, दैट इज CHO। ठीक है, वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्लियर? लेकिन अब मैं लीनियर नहीं कर रहा हूं, मैं रिंग बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, रिंग। तो रिंग बनाते वक्त क्या होगा बेटा कि जो यहाँ पे O था, अलग से जो O लगा हुआ था, अब वो O मूव करके H के पास आकर के बना लेगा OH। क्या बना लेगा बेटा, OH बना लेगा। और ये वाला जो है ये आपका हाइड्रोजन बन ही जाएगा, तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके के बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। लेकिन अगर यही OH जो है दूसरी तरफ आपको मूव करके चला जाए, मतलब अगर हम रिंग अगर दूसरी तरफ से फॉर्म करके बनाएंगे तो वहां पे उसका स्ट्रक्चर आपको अलग देखने को मिलेगा, तो उसको जनरली हम लोग बीटा कहते हैं। इसके बारे में हम लोग कभी डिटेल में बात करेंगे, अभी इतनी चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है। हायर क्लासेस में आप इसको और अच्छे से पढ़ेंगे केमिस्ट्री वगैरह के अंदर। अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जिसे हम लोग जनरली कहते हैं डाइसैकेराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा बेटा। मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये एक तरह का मोनोसैकेराइड है, क्योंकि इनका जब आपने केमिकल नेचर देखा तो C6H12O6 हमें देखने को मिला, मतलब केमिकली हमें काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिली इन सभी शुगर के अंदर। लेकिन अब हमें यहां पे क्या देखने को मिलता है कि अगर डाइसैकेराइड जब बनते हैं बेटा, तो डाइसैकेराइड ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से ही बने ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बन जाते हैं। अब जो इससे जो बना शुगर बेटा उसको हमने नाम दिया सुक्रोज। तो सुक्रोज एक तरह का डाइसैकेराइड है और यहां पे हमें दो के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिला, जिसे हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला। क्या बोला, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला। तो सुक्रोज किसके मिलने से बनता है, सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो है वो मिलने से बनता है, और हमें यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखने को मिली। यहां पे एक ने अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप दिया और एक ने जो है सिंगल हाइड्रोजन दिया, दोनों मिल गए, दैट इज अ प्लस, दैट इज अ माइनस, दैट इज अ प्लस। दोनों के मिलने से H2O का फॉर्मेशन हुआ, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। तो इस तरीके से आपके डाइसैकेराइड बन के तैयार होते हैं। अब यहाँ पे कुछ डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है कि कौन किनके किनके मिलने से बनता है। सुक्रोज मैंने आपको बता दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलेगा, दोनों मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलेगा तो डाइसैकेराइड सुक्रोज बनेगा। उसी तरीके से गैलेक्टोज और ग्लूकोज जब मिलेगा तो वहां पे लैक्टोज का फॉर्मेशन होगा बेटा। उसी तरीके से ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा तो वहां पे आपको मॉल्टोज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये एक तरह का होमो यूज कर सकते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज के लिए, होमोडाइसैकेराइड बोल दो। और लैक्टोज के लिए आप हेटेरो यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, बिकॉज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों में सिमिलैरिटीज है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों सेम केमिकल स्ट्रक्चर के हैं, लेकिन नो डाउट यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप का जो है वो डिफरेंस यहां पे देखने को मिल जाता है। तो ये डाइसैकेराइड के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी के ऊपर बेटा। पॉलीसैकेराइड बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि मैंने आपको बताया कि देखिए आपका जो शुगर है वो एक तरह का पॉलीमर है। पॉलीमर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेटा आपके होमोपॉलीमर और एक होते हैं आपके हेट्रोपॉलीमर। लेकिन पहले समझिए कि पॉलीसैकेराइड क्यों इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा, उतना ज्यादा उसको तोड़ने में एनर्जी खर्च होगी। कोई भी एंजाइम उसको इतनी आसानी तरीके से नहीं तोड़ सकता। तो इसीलिए हमारी बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो या किसी की भी बॉडी हो, जो भी एनर्जी स्टोर करके रखी जाती है ना बेटा, जो भी एनर्जी स्टोर करके रखी जाती है वो एनर्जी पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में स्टोर करके हम रखते हैं। किस फॉर्म में, पॉलीसैकेराइड फॉर्म में स्टोर करके, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ये क्या बनता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग मोनोसैकेराइड के फॉर्म में रखेंगे, डाइसैकेराइड के फॉर्म में रखेंगे, तो वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो जनरली हम लोग पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में इसको रखते हैं। आप पॉलीसैकेराइड रखोगे और अगर उसमें सेम मोनोसैकेराइड ग्रुप का है, सेम मोनोसैकेराइड से बना हुआ है, जैसे ग्लूकोज 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 से बनी हुई कोई चेन है, तो हम उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। तो जितने आप ग्लाइकोजन देखते हो, स्टार्च देखते हो, जो है ये देखते हो, सेलुलोज देखते हो, ये सभी क्या है, ये सभी आपके होमोपॉलीमर हैं जो ग्लूकोज के आपस में मिलने से बने। किससे, ग्लूकोज के मिलने से बने। अब ये जो पॉलीमर होते हैं बेटा, ये अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर शो करते हैं। ये लीनियर स्ट्रक्चर शो करेंगे। कैसे लीनियर करेंगे,
कभी कभी ये अल्फा शो करते हैं, जैसे एग्जांपल में आप उसमें देखे थे प्रोटीन में आपने हेलिकल स्ट्रक्चर देखा, हेलिक्स स्ट्रक्चर देखा, ये भी हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये देखिए ना नीचे बना हुआ हेलिक्स स्ट्रक्चर, एमाइलोज। अब एमाइलोज है बिल्कुल वो अनब्रांच्ड है, जो हेलिक्स है ना बेटा वो अनब्रांच्ड है, वो अनब्रांच्ड होता है। लेकिन जो आपका स्टार्च है वो दो तरह का स्ट्रक्चर शो करता है, एक हेलिक्स स्ट्रक्चर शो करता है और एक एमाइलो जो पेक्टिन नाम का जो स्टार्च होता है वो शो करता है बेटा क्या, वो शो करता है ब्रांच स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर। जबकि आपका जो एमाइलोज है वो अनब्रांच होता है, वो कैसा होता है, अनब्रांच होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है बेटा वो मोनोसैकेराइड है। क्या है, मोनोसैकेराइड। और ये एक हेलिक्स स्ट्रक्चर देंगे। जब ये हेलिक्स स्ट्रक्चर देते हैं और जब आप इनमें आयोडीन, जब ये I2 को कैरी करते हैं, आयोडीन को कैरी करते हैं, तो आयोडीन के कैरी करने से जो शुगर है के साथ में रिएक्शन होता है और वहां ये ब्लू कलर देते हैं। कैसा, कौन सा कलर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं। तो ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जो आपकी प्लांट की जो सेल वॉल है वो आपकी बनी होती है बेटा किससे, वो आपकी बनी होती है सेलुलोज से। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोजन को भी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर जिस तरीके से ग्लूकोज के आपस में मिलने से, ग्लूकोज के आपस में मिलने से हमारा ग्लाइकोजन बना, सेलुलोज बना, स्टार्च बना, उसी तरीके से केवल होमोपॉलीमर में ग्लूकोज नहीं आएगा, उसमें एक और आएगा इन्यूलिन। क्या आएगा बेटा, इन्यूलिन आएगा। जैसे फ्रक्टोज भी क्या है, ग्लूकोज जैसा ही नेचर कैरी करता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा बेटा, जैसे मैंने कहा ग्लूकोज आपस में मिले तो ग्लाइकोजन बना लिया आपने, स्टार्च बना लिया, सेलुलोज बना लिया। उसी तरीके से अगर फ्रक्टोज के ढेर सारे फ्रक्टोज आपस में मिले तो वहां पे एक केमिकल बनता है जिसे हम लोग इन्यूलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्यूलिन कहते हैं। तो इन्यूलिन भी एक तरीके का होमोपॉलीमर ही रहेगा जो फ्रक्टोज के असेंबली से जो है वो आपको बनता हुआ दिखाई देगा। हेट्रोपॉलीमर के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने यहां मेंशन किए गए हैं। हेट्रोपॉलीमर को अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड एक ही चेन में देखने को मिलते हैं और उसके एग्जाम्पल है पैक्टिन जो आप पढ़ते हैं सेल वॉल के फॉर्मेशन में, हेमिसेलुलोज भी पढ़ते हैं, जाइलोज है, अर्बेनोज है, गैलेक्टोज है। तो ये सभी वो जो है एग्जाम्पल्स हैं जो हेट्रोपॉलीमर जो है वो आपको शो करते हुए दिखाई देंगे। यहां पे आपके सामने सेलुलोज है जिसका मेन सोर्स प्लांट होता है, एमाइलोज जो कि स्टार्च, जो कि मैंने आपको बताया जब लाइट रिएक्शन होती है प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो वहां पे प्लांट जो है वो एमाइलोज को स्टोर, मतलब स्टार्च को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। दोनों के अंदर आपको यहाँ पे आपको बीटा ग्लूकोज देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक का मतलब देखिए बेटा, यहाँ पे चेन काफी है, एक चेन, दो चेन, तीन चेन, लेकिन इनके बीच में आपस में भी बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब आपको याद आ रहा होगा कौन, चेन लाइक स्ट्रक्चर में कौन, मैंने आपको बताया था, याद करिए, आपने प्रोटीन के अंदर पढ़ा था बीटा शीटेड वाला। तो यहाँ पे बीटा शीटेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसलिए हम इसको बीटा ग्लूकोज कहेंगे। यहाँ पे आपको हेलिक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है इसलिए आप इसको जो है अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। यहाँ पे जो आपके स्टार्च है वो अल्फा स्ट्रक्चर ही जो है वो आपको शो करते हुए दिखाई देते हैं। ग्लाइकोजन की बात करूं तो ग्लाइकोजन में भी आपको अल्फा ग्लूकोज जो है वो देखने को मिलते हैं, इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा ग्लूकोज होता है। और यहाँ पे जो आपको बॉन्ड देखने को मिलते हैं बेटा वो आपको 1 to 4 देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 1 to 4 बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं। एमाइलोज में भी 1 to 4, यहाँ पे आपको 1 to 6 देखने को मिल सकते हैं और ग्लाइकोजन में 1 to 6 देखने को मिल सकते हैं। सेलुलोज की बात करूं तो इनमें ब्रांच नहीं होती है, एमाइलोज में भी ब्रांच नहीं होती है, और लेकिन एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के अंदर आपको ब्रांच स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। होपफुली आपको आज की इस वीडियो में शुगर जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें छूट गई हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए ये पहला वीडियो है तो इसीलिए आपको थोड़ी थोड़ी चीजें हमको जरूर इन्फॉर्म करिएगा कि सर आप इसके अंदर ये चीज बताना भूल गए थे। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर जरूर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, सभी लोग का दिन शुभ हो, बाय बाय।